हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं इटर्नल्स फिल्म के मिड क्रेडिट सीन के बारे में। जी हां, इस वीडियो में मैं बस एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन को कवर करने वाला हूं, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी है और डिटेल बहुत सारी, जिसमें कई सारी थियरीज भी है। और अब जब एमसीयू की तरफ से उनकी अलग माइथोलॉजी को हमारे सामने एक्सप्लेन किया गया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके सामने थियरीज का भंडार रखकर इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन कर दूं, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आप ये अंदाजा लगा लो कि अब एमसीयू के फेज 4 में चीजें किस तरीके से बदलती चली जा रही है। यानी कि ये वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर है, जिस बात को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट को भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात करें इटर्नल्स फिल्म के पोस्ट यानी कि मिड क्रेडिट सीन की, तो सीन की शुरुआत इटर्नल्स की शिप से की जाती है, जिस शिप में हम थीना, मकारी और ड्वेक को देखते हैं, जिन लोगों का मिशन स्पेस या फिर कह लो यूनिवर्स में उन्हीं के जैसे बाकी दूसरे इटर्नल्स को ढूंढना है, जो फिलहाल तो उन्हें कई हफ्ते से नहीं मिलते। लेकिन फिर उनके शिप पर किसी के आने का एहसास होता है, जिसे थीना बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस कर लेती है। यानी कि आगे चलकर अगर थीना के कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में कभी भी दिखाया जाएगा, तो डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर किसी भी टेलीपोर्ट की मदद से उस पर अचानक से हमला नहीं किया जा सकता, जिसे पहले ही किसी के आने का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की टेलीपोर्टेशन यूज की जाती है, वैसी टेक्नोलॉजी तो हमने स्टार ट्रेक की सीरीज में ही देखी है, एमसीयू के यूनिवर्स में आज तक नहीं। और जैसे टेलीपोर्ट का सिस्टम हमने एमसीयू के यूनिवर्स के अंदर देखा है, उनके नाम बायफॉस, स्लिंग रिंग और स्पेस स्टोन है। यानी कि इटर्नल्स की अलग सी टेक्नोलॉजी आगे चलकर एमसीयू के यूनिवर्स में कुछ अलग ही कमाल दिखाने वाली है। खैर, तो देखते ही देखते उस पोर्टल से एक बोनस सा कैरेक्टर बाहर निकल कर आता है, जिसे ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक बुक का पिप द ट्रोल है, जिस कैरेक्टर को हमने इसके पहले आज तक एमसीयू के यूनिवर्स में देखा नहीं। हालांकि इसे लेकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में रेफरेंस दिया गया था, लेकिन कंफर्मेशन कभी भी नहीं की गई थी। लेकिन अगर रूमर की बात करें, तो वो रूमर इन्फिनिटी वॉर फिल्म में लगाई गई थी, जिसका पे ऑफ यानी कि रिजल्ट हमारे सामने किस तरीके का निकल कर आया था पीटर डिंगलेज के नाम से, वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और बात करें पिप द ट्रोल के कैरेक्टर के वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, तो इस कैरेक्टर को वॉइस एमसीयू के यूनिवर्स में पैटर्न ऑसवाल्ड दे रहे हैं, जो एमसीयू के यूनिवर्स के डाई हार्ड फैन है। और अब उन्हें एमसीयू की तरफ से इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देकर ऑब्वियसली उनके सपनों को ही पूरा किया गया है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि उनका अपीयरेंस यानी कि पिप द ट्रोल के कैरेक्टर का अपीयरेंस सिर्फ इसी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन तक रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का इंट्रोडक्शन उस कैरेक्टर के बाद जिस कैरेक्टर का किया जाता है, उसे एमसीयू के यूनिवर्स में स्टार फॉक्स के अलावा एरोस नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक इटर्नल टाइटन का रहने वाला यानी कि वहाँ का प्रिंस और थैनोस का भाई है। वो भी सगा, लेकिन दोनों ही दिखने में काफी ज्यादा अलग थे। इनफैक्ट अगर कहूँ कि टाइटन प्लेनेट पर सिर्फ थैनोस ही उसी के जैसे दिखने वाला इकलौता शख्स था, तो ये बात भी गलत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जिसके बाद थैनोस ने अपने पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके पीछे का पूरा रीजन फिलहाल तो हमें अभी भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर बताया नहीं गया, जिसकी अब पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है एरोस नाम के इस कैरेक्टर के दिखाने की वजह से। क्योंकि अगर ये कैरेक्टर अब एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑब्वियसली कर ही रहा है, तो नो डाउट इससे रिलेटेड इसकी पास की भी बात की जाएगी, जिस पास का थैनोस और उसके माता पिता से लेना देना तो रहेगा ही, और हाँ, टाइटन प्लेनेट से भी। हालांकि कॉमिक बुक में एरोस का कैरेक्टर जब भी थैनोस का सामना करता है, तो उन दोनों के बीच अच्छी खासी बैटल हुई है, जिसका बैलेंस उन दोनों ने बनाया था। लेकिन फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में ये चीज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और रीजन आपको पता है। लेकिन फिर भी जब अवेंजर्स के सामने पिप द ट्रोल ऐसे ही इंट्रोडक्शन के साथ में एरोस को इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो अवेंजर्स उसकी हालत बुरी कर देंगे, खास करके थॉर, जिसके 5 साल थैनोस ने बर्बाद कर दिए, वो भी डिप्रेशन के चलते। लेकिन फिलहाल तो इस कैरेक्टर के जो सबसे ज्यादा चांसेस है, वो अभी के लिए तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म से लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं गार्डियंस की ही स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए थॉर लव एंड थंडर फिल्म से भी, जिसमें अगर छोटा मोटा कैमियो दिखा दिया गया इस कैरेक्टर को लेकर, तो फैंस तो झूमी उठेंगे। लेकिन फिर भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ही फिल्म इस कैरेक्टर और पिप द ट्रोल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं, जिसके दो बड़े रीजन है। रीजन नंबर 1, एडम वॉरलॉक का कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर की दोस्ती पिप द ट्रोल के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉमिक बुक में एडम वॉरलॉक, पिप द ट्रोल और गमोरा सोल वर्ल्ड में थे, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी रियल वर्ल्ड में। लेकिन बाद में उन्होंने किसी न किसी तरीके से एक जुगाड़ लगाया था, जिसके चलते वो लोग कॉमिक बुक के यूनिवर्स में फिर से जिंदा हो गए। लेकिन इस सोल वर्ल्ड में गमोरा फंसकर रह गई थी, जिस कारण से उसके इवेंट कॉमिक बुक में काफी ज्यादा भयानक निकल कर आए थे। लेकिन इस केस में एडम वॉरलॉक और पिप द ट्रोल की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, यानी कि हो सकता है कि उस फिल्म में एरोस और पिप द ट्रोल अपने अपने रास्ते चले जाए, इसलिए इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस इटर्नल्स फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में करवाया गया। बाकी अगर इस कैरेक्टर की ओरिजिन की बात करें, तो पिप द ट्रोल की ओरिजिन कुछ इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर एक ऐसा शख्स है जिसे पार्टी और पीने का बहाना चाहिए था, और उसी को ढूंढने के चक्कर में इस कैरेक्टर की हालत एक ट्रोल जैसी हो गई, और ये हमेशा के लिए उसी श्राप में फंसकर रह गया। और यहाँ पर भी इस कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन कुछ उसी तरीके की गई है, जिसमें ये नशे में धुत और पार्टी के मूड में ही दिखाया
गया है। और एरोस यानी कि स्टार फॉक्स भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है जिसके अल्टरनेट वर्जन या फिर कह लो दूसरे वर्जन को हमने व्हाट इफ के पार्टी थॉर वाले इवेंट में देखा है। अब मेरे ऐसा कहने पर आप फिर से जाकर उस एपिसोड को देखने बिल्कुल भी मत बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बात एक्चुअल में पार्टी थॉर की कर रहा हूँ, जिसकी सेम हरकत मार्वल की कॉमिक बुक में एरोस के कैरेक्टर की है। बाकी अगर इसके पावर की बात करें तो लोकी जैसी पावर भी इस कैरेक्टर की एक स्पेशलिटी है, जिसमें 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये कैरेक्टर किसे भी सेड्यूस कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी बातों से। और इस कारण से इसके कई सारी फैंस हैं जो इस पर जान छिड़कती है। ऐसे में इस पर कोर्ट के ट्रायल भी चले थे, यानी कि मीटू के आरोप, जिस मुसीबतों से बचाने की जिम्मेदारी शी हल्क ने ली थी, यानी कि जेनिफर वॉल्ट्स ने। और बाद में इन दोनों का चक्कर भी चला था, लेकिन अभी के लिए तो ये चीज एमसीयू में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर पेप द ट्रोल और एरोस के टीम अप की बात करें तो उनका टीम अप कॉमिक बुक में थैनोस द इन्फिनिटी सिबलिंग्स में दिखाया गया था, जिस कॉमिक बुक को पब्लिश साल 2018 में किया गया था। लेकिन उसके बाद इन दोनों ही कैरेक्टर का कोई भी मेजर टीम अप नहीं हुआ था, जैसा टीम अप पेप द ट्रोल का आए दिन एडम वॉरलॉक से होता रहा है। जो चीज एक और हिंट देती है कि जेम्स गन ने वॉल्यूम 3 के लिए कई सारी अलग अलग प्रिपरेशन कर रखी है। उसके बाद अब आ जाए दूसरे रीजन पर, हाँ वही पेप द ट्रोल के बाद तो दूसरा रीजन खुद एरोस है, जिसका पास अपनी फैमिली को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है, जिस सेम सिचुएशन में अब हम गामोरा के कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं। और अगर एरोस उसे मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएगा तो शायद वो मान जाए और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिनसे फिलहाल तो वो भागती फिर रही है। और ऐसा ही सामना मैं एरोस के कैरेक्टर का थॉर से भी होता हुआ देखना चाहता हूँ, जिसमें थॉर का रिएक्शन क्या रहेगा वो चीज देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन फिलहाल तो ये सारी की सारी थियरी है, क्योंकि इनसे हटकर फिल्म के उस पोस्ट क्रेडिट सीन के लास्ट की डिटेल्स पर आए तो पेप द ट्रोल और एरोस वहाँ पर इटर्नल से मिलकर उनकी मदद करने की बात कर रहा है, जिसका रीजन हमें फिल्म के एंड होने से पहले ही बता दिया गया था कि सेलेस्टर आमिस के पास इटर्नल्स की टीम के बाकी और मेंबर है, यानी कि पैथोस, सर्सी और किंगो, जिन सभी को आमिस ने अपनी उसी जगह पर रखा होगा जहाँ पर उसने इसके पहले सारे के सारे इटर्नल्स को बनाया था। लेकिन वो जगह और उसकी लोकेशन कहाँ पर है उसका पता फिलहाल तो इटर्नल्स को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो चीज इटर्नल्स को सेलेस्टर से जोड़ती है, यानी कि आमिस से, उस टेक्नोलॉजी को पैथोस ने ऑलरेडी यूज कर लिया है कॉमिक बुक की अजीब सी चीज यूनिमाइंड को बनाकर, जिसका काम काफी ज्यादा असरदार था। और कॉमिक बुक में भी ये चीज इटर्नल्स सेलेस्टर से लड़ने के लिए करते हैं। और वैसा ही सेम डिवाइस फिलहाल तो इटर्नल्स के पास नहीं बल्कि एरोस के पास है, जो उसके पास कहाँ से आया उसकी ना तो हमें कोई डिटेल दी गई है और ना ही इस बात की कि एरोस को इटर्नल्स की सिचुएशन के बारे में पता कैसे चला और उसने उन्हें ढूंढा कैसे, जिस पर एक काफी पुरानी थियरी निकल कर आई थी। और थिएटर में भी फिल्म देखते वक्त मैं यही सोच रहा था कि थीना की स्टोरी को कहीं जाकर एरोस से बिल्कुल भी कनेक्ट तो नहीं किया जाएगा। अब हाँ, इसके चांसेस थोड़े बहुत तो पॉसिबल है, क्योंकि थीना के पास की स्टोरी को अगेन पूरी तरीके से इस फिल्म में बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया, और ना ही इटर्नल्स की वो सारी की सारी मेमोरीज जिन्हें सेलेस्टर्स ने अपने पास किसी रीजन से रखा है। इसलिए हमें फिल्म में उनकी झलक दिखाकर एक छोटा मोटा टीज तो दिया ही गया है कि इटर्नल्स अपनी उन याददाश्तों के पास कभी ना कभी तो पहुंचेगी ही, जिस कारण से उनके पास भी एमसीयू के यूनिवर्स में वॉचर्स जितनी मेमोरी आ जाएगी, जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को या फिर कहूँ हर एक प्लेनेट को बनाते और सेलेस्टर्स के पैदा होते के साथ में ही डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है। लेकिन इस फिल्म की कहानी हमें सिल्वर सर्फर की ही कहानी जैसी लगती है, जिस कैरेक्टर को अगर आप एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो कहानी का लेवल उसमें कितना चेंज किया जाता है, कितना नहीं, वो चीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। क्योंकि जहाँ सेलेस्टर्स एक प्लेनेट की एनर्जी से निकलते हैं तो उसी एनर्जी को खाने का काम गैलेक्टस करता है, और उसके लिए प्लेनेट ढूंढने का काम ऑब्वियसली सिल्वर सर्फर, जो एक हिसाब से इस फिल्म का टीज भी लगता है। लेकिन फिलहाल तो अभी चांसेस इनमें से किसी भी थियरी के हो सकते हैं, क्योंकि फैंस ने एरोस के कैरेक्टर को अब दी मार्वल्स फिल्म तक जाकर कनेक्ट कर दिया है, जो थियरी फिलहाल तो मुझे किसी भी काम की नहीं लग रही। इसलिए मैं उस पर बात कर आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, यानी कि अब वक्त होता है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का, क्योंकि इस मिड क्रेडिट सीन की जो सारी की सारी डिटेल्स थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में बनती है आपकी कमेंट, जिसमें ये तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा कि इस फिल्म में एक एंड क्रेडिट सीन भी दिखाया गया है, उसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद उस वीडियो को भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, क्योंकि डिटेल बहुत सारी है जिसे मैं एक ही वीडियो में तो बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकता। इसलिए दोनों सीन्स के लिए अलग अलग वीडियो बिल्कुल ठीक रहेगी, जिस पर अगर आपको और कोई चर्चा करनी है तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।